हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ साइंस एंड टेक जो आपका एक मेंस में एक पोर्शन होता है, पेपर आता है, उसमें आपको डायग्राम बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नॉट ओनली साइंस एंड टेक की बात करूँगी, अगर आप किसी भी आंसर में कोई भी डायग्राम बना सकें तो बनाइए, क्योंकि वो एक पीस ऑफ पेपर रहेगा आपके लिए, एग्जामिनर के लिए वो एक पीस ऑफ पेपर रहता है, बट वो हमारे लिए पूरे एक साल की मेहनत रहती है। हम ऐसा होता है काफ़ी टाइम हम सब लोग एक ही बुक में से पढ़ते हैं तो हमारी डेफिनेशन भी सेम होती हैं, तो हमें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना पड़ता है अपने आंसर में कि सामने वाले एग्जामिनर को पता पड़ जाए कि हाँ इसने कुछ है पढ़ा हुआ है, इसकी जो है कॉपी थोड़ी अलग है। तो हमें कभी कभी जो है थोड़ा कुछ फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ हमें ऐसे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए, उसको जो है इंटरेस्ट हो कॉपी चेक करने में। हमें प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखना है अपनी कॉपी का, सिंपल एज दैट। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखने के लिए मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगी कि उसमें आप कैसे डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने जैसे मैं सबसे पहले साइंस एंड टेक के लिए लेके आई हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे डायग्राम है जो आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप बना सकते हैं अपने एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। इसको देख के आपको एक बेसिक सा आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कैसे डायग्राम बनाने हैं आगे जाके, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसके डायग्राम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आपको पता होगा एटीपी एनर्जी करेंसी है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसका एक डायग्राम बना सकते हैं। मैंने बड़ा डायग्राम बनाया, आप इसी को छोटा डायग्राम बना सकते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेंस के टाइम पे आपको लिखना भी पड़ता है, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो आपको अपनी स्पीड काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखनी है जिससे आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम भी बना दें और अपना आंसर है जो प्रॉपर लिख भी सके। तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। मैं थोड़ा समझा भी देती हूँ। जो ये हमारी बाहर की जो लेयर होती है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अंदर की लेयर रहेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ये जो होता है बाहर का, ये जो चीज़ दिख रही है ये आउटर कंपार्टमेंट रहेगा आपका। ये अंदर की जो चीज़ दिख रही है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो आपको ये जो दिख रही है ऐसी ये चीज़ जो होती है, ये जो फोल्डिंग हो रही है फिर वापस आ रही है, फोल्डिंग हो रही है, ये वाली जो फोल्डिंग होती है उसको क्रिस्टिया बोलते हैं हम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेल के बारे में। हम काफ़ी पढ़ते हैं, एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, हम बेसिक सेल थ्योरी भी पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कभी सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाए, प्लांट एनिमल सेल के बारे में पूछा जाए, तो प्लांट और एनिमल सेल का तो खैर अलग एक डायग्राम होता है। मैं आपको वो जब आपको मैंने रिसेंटली का बायो का पोर्शन कवर कर दिया है तो आप जाके वो देख सकते हैं। तो अगर आपसे बेसिक कोई सेल के बारे में पूछा जाए, सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाए, तो आप छोटा सा सेल का डायग्राम बना सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हमारी जो जैसे घर भी होता है, तो घर किससे बनता है, ईंट से बनता है। तो हमारी बेसिक फंक्शन यूनिट घर की क्या रहेगी, ईंट रहेगी। और हमारी बॉडी किससे बनती है, छोटे छोटे सेल से बनती है। तो हमारी बेसिक यूनिट सेल रहती है। तो सेल में क्या क्या रहता है, सेल का जो बाहर की जो रहती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अंदर का जो बड़ा एक जो दिख रहा है आपको डॉट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और अंदर का जो लिक्विड रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं इसके अंदर ये जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं आपकी। और ये जो होता है पूरा, इसमें क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब पीएच मीटर होता है एक। तो पीएच मीटर आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल ये जो 1 से लेके 7 तक जो रहता है एसिड होता है। अगर मान लो कोई भी चीज़ 7 पे आ गई तो न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक इन नेचर है। इसके बाद 7 के बाद जो भी चीज़ होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। तो अगर हमें फाइंड करना है कि एसिडिक रेन कितनी हुई है तो हम क्या पीएच मीटर से फाइंड कर सकते हैं एसिडिक रेन के बारे में। उसका ख्याल एक अलग स्केल आता है, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। किसी भी चीज़ का आपको फाइंड करना है वो चीज़ एसिडिक है इन नेचर या बेसिक है इन नेचर, तो हम उसको इस स्केल से, इस मीटर से फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाली चीज़ जो होती है वो एसिडिक होती है, ऊपर जब वो जाता है वो बेसिक होता है। तो आप 7 से ऊपर अगर कोई चीज़ जाएगी वो बेसिक रहेगी, और 7 से नीचे रहेगी वो एसिडिक, और 7 पे जो रहेगी वो रहेगा न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक इन नेचर है ना तो बेसिक इन नेचर है। तो आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि न्यूट्रल कौन सा सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे, कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है, वो जो मोस्ट कॉमनली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो आपको वो बताना है। हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आखिर कैसे निकलती हैं, तो हम वो देखते हैं। मैग्नेट से तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, तो ये ऐसी जा रही हैं वापस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कैसे जाती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें आउटसाइड जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में अंदर की साइड आती हैं।
तो अगर आपसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पूछा जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो आपको ये बनाना है। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी कभार पूछ लेते हैं, या प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है। जैसे वो कभी ये जो लाइन्स होती हैं, ये दो लाइन्स बनी है जैसे, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे से। इंटरसेक्ट कर लेंगी तो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे इनके। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाऊँ, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सेम चीज़ अगर मान लो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई और इससे क्रॉस कर गई, तो इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे। 2 पॉइंट हो जाएंगे मतलब 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, और ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बहुत सारी मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज़ है। जैसे नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, अभी इंटरसेक्ट नहीं करते ये दोनों एक दूसरे से। जहाँ पास में होता है तो काफ़ी क्राउडेड रहता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये फील्ड लाइन काफ़ी वीक होती जाती हैं। तो पास में होती हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और दूर जाते हैं हम इनसे जैसे मूव करते हैं तो वीक हो जाती है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में आपको एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, आया था, तो अगर आप ये डायग्राम वगैरह बना देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर एक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में आखिर जो न्यू बॉर्न होगा तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके बारे में हम पता करते हैं क्या चांसेस होते हैं। तो 50-50% चांसेस होते हैं। जो आपको पता है कि फ़ीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, ये पेरेंट्स हैं। इनके गैमेट सेपरेट हो गए, XX और XY, ये गैमेट्स हैं इनके जो सेपरेट हो गए। अब पहले ये वाला X है, ये किससे जाके फ्यूज़ करेगा, इससे जाके फ्यूज़ करेगा। फिर ये वाला X है जो Y से जाके फ्यूज़ करेगा। तो आप देखेंगे ये वाली चीज़ है इधर पे फ्यूज़ करी गई, फिर यही है इससे फ्यूज़ करेगा। तो पहले X बनेगा, फिर दूसरी बार जब ये इससे फ्यूज़ करेगा तो XY बनेगा। सेम चीज़ इसके साथ होगी, पहले ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा, फिर ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा। तो हम देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं। तो हम देखेंगे 50-50% चांस होते हैं मेल और फीमेल को बॉर्न होने में। तो X और X मतलब 50%, XY और XY 50%, मतलब 50-50% होते हैं इनके क्या होने के, बॉय या गर्ल होने के। तो आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन बंद करा गया है, क्योंकि काफ़ी लोग जो होता है जैसे पता चल जाता है कि फीमेल है उनकी बॉडी के पेट में, तो वो उसको क्या कर देते हैं, अबॉर्ट करा देते। तो इस सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें बंद कर दी। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे आपसे कभी पूछा जाए क्या होता है, तो आपको उस सब चीज़ों के बारे में लिखना। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे आप देख रहे हैं, जो फीमेल है उसके पास तो XX क्रोमोसोम है, मेल के पास है X और Y क्रोमोसोम। तो हमेशा मेल होता है वो डिसाइड करता है कि न्यू बॉर्न होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि मेल के पास जो है अलग क्रोमोसोम है, एक X है और एक Y है, इसलिए फीमेल के पास तो दोनों सेम ही हैं। अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैंने ऑलरेडी लूसेंट में कवर करके रखी है बायो वाले पोर्शन में। मैं सिर्फ ये ऊपर से चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको डायग्राम समझ में आ जाए उसमें आखिर है क्या। अगर आपने वो वीडियो देखी उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार में। तो अगर हो सके तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसमें सिर्फ मैं आपको डायग्राम के बारे में ही डिस्कस करूँगी। फिर नेक्स्ट डायग्राम अगर हम बात करें तो किसका होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर लेते हैं जिसमें क्या होता है, टॉलनेस कैरेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, TT जो रिप्रेजेंट करता है टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल t किसको, ड्रॉफ प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉफ मतलब जो छोटे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। तो जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, F1 जनरेशन। जो इन दोनों का बच्चा होता है, ठीक है, तो इन दोनों का जो बच्चा रहेगा तो वो क्या होता है, वो टॉल होता है। लेकिन जब आप देखेंगे T और T ये होता है टॉलनेस के लिए, मतलब T और T हो रहा है टॉलनेस के लिए, और स्मॉल t और स्मॉल t होता है शॉर्ट प्लांट के लिए। लेकिन इसमें स्मॉल t आप देखेंगे और एक बड़ा t है, तो आप ये देखेंगे जो बड़ा t है वो क्या कर लेता है, इसके कैरेक्टर्स के लिए दबा देता है, इसलिए हमें सिर्फ टॉलनेस देखने के लिए मिलती है। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमें क्या देखने के मिलता है, 3 प्लांट्स हो रहे हैं जैसे, तो एक ड्रॉप होगा बाकी दोनों टॉल होंगे। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब एक कैरेक्टर लेके रखा है हमने इसमें, जो कि क्या है, हाइट के ऊपर लेके रखा है। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपसे कोई कुछ पूछता है तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये डायग्राम बना देना है। अगर आपको थोड़ा डायग्राम में डाउट आ रहा है, आपको ये एज इट इज़ जैसा मैंने बताया ना, आपको वैसा का वैसे ही करना है। आपको जो लेबल बताई गई है, टॉल प्लांट्स, ड्रॉफ प्लांट, F1 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, टॉल ड्रॉफ, आपको एज इट इज़ ही लिखना है डायग्राम में, जो भी मैंने आपको लेबल करके दिया हुआ है। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ छोड़ देंगे, अगर आपने इधर पे F1 जनरेशन नहीं लिखा तो सामने वाले एग्जामिनर को पता नहीं रहेगा कि F जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताई हुई है, इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए हुए हैं, तो आपको एज इट इज़ ही ये करने पड़ेंगे। फिर ब्लड के बारे में बात करते थे। पता है वाइट ब्लड सेल्स निकलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, ये हमारा रेड ब्लड सेल है, ये वाला रेड ब्लड सेल्स।
प्लेटलेट्स निकलते हैं, और ये जो होता है लिक्विड वाला पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसको हम ह्यूमन ब्लड है, आप एक ड्रॉप लेंगे तो आपको इस सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ब्लड सेल देखने को मिलेगा, रेड ब्लड सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, प्लेटलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा, और ये आरबीसी है। ये नर्व सेल होता है। नर्व सेल क्या करता है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नर्व सेल का काम क्या होता है। तो बहुत सारी नर्व सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसके बाद दूसरी कनेक्ट रहेगी सिमिलरली इसके जैसे, ये इसका एंड पॉइंट है। नर्व एंडिंग लिखा है ना, तो सेम चीज़ ये वाली चीज़ इधर पे से अटैच रहती है, जिससे क्या होता है मैसेज जो होता है ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्रेन में। मैंने ही आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको ये भी एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ये जो बीच का पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं, नर्व एंडिंग है, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आखिर स्पर्म सेल दिखता कैसे है। पहले स्पर्म सेल को हम बॉडीली डिस्क्राइब करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपर वाला पोर्शन उसको हेड कहते हैं, मतलब नेक से ऊपर वाला पोर्शन हेड रहता है, ये होती है इसकी नेक। फिर इसका नीचे वाला पोर्शन होता है मिडिल पीस होता है, ये वाली चीज़ जो आपको ये स्प्रिंग टाइप दिख रही है इसको मिडिल पीस कहते हैं, और ये जो चीज़ जा रही है इसको हम टेल कहते हैं, ये होता है एंड पीस। ये ऊपर वाला ये जो चीज़ होती है इसको एक्रोजोम कहते हैं, अंदर की चीज़ को न्यूक्लियस कहते हैं, और ये ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला मिडिल पीस है, तो इसको स्पर्म सेल का ये स्ट्रक्चर है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा किडनी का डायग्राम, ह्यूमन आई का डायग्राम रहता है। ह्यूमन आई का डायग्राम जैसे मैं आपको बताऊं, सीलियरी मसल्स होती हैं। इसका काम क्या होता है, जब आप क्या करते हैं अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, तो अब आप जब रोशनी में जाएंगे तो आपकी आंखों पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, आपकी आंखों को थोड़ा टाइम लगता है अडाप्ट करने में, तो सीलियरी मसल्स की वजह से होता है। वो सीलियरी मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं आपका, तो ये उसका काम होता है। सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आपका पूरा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, कैसे आपका जो फिल्ट्रेशन होता है, किडनी फिल्ट्रेशन करती है और फिर यूरिन इधर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें भी। सेम चीज़ें अगर हम बात करें प्लांट के बारे में तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा कैसा प्रेजेंट रहता है, स्टोमेटा का काम क्या रहता है, अब देखो पानी तो जो होता है प्लांट कहाँ से ले लेता है, वो पानी जो ले लेता है वो नीचे से, लेकिन उसको कुछ गैसेस भी चाहिए होती हैं, किस चीज़ के लिए, उसको अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसको कहाँ मिलता है, स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग रहती है ना, इधर से गैस का एक्सचेंज होता है, गैस लेता है वो, गैस बाहर भी वो छोड़ेगा, गैसेस उसको इंपॉर्टेंट रहती है, वो इधर से लेता भी है, तो इसका ये काम रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग से ही सारी जो होती गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये जब गार्ड सेल्स ये दोपहर का टाइम है, ठीक है, ये रात के टाइम पे क्लोज हो जाती है, जब ये क्लोज हो जाता है तो पूरा बंद हो जाता है। फिर ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम है और क्लोजिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है वो सारी चीज़ें हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनस है, ये अपेंडिक्स है, ये वाली चीज़ जो होती है छोटी सी ये चीज़ निकली उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का आप जैसे सुनते होंगे आपके कोई रिलेशन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, तो क्या होता है जो हम खाना खाते हैं ना, तो कभी कभी वो अपेंडिक्स में जाके क्या करने लगता है, जाने लगता है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेन होता है, तो लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। तो अपेंडिक्स जो होती है वो हमें ये प्रूव करती है कि जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे पूर्वज कौन से, हम कहते नहीं है कि हम जो है हम चिंपैंजी से आए हुए हैं, तो हमारे पूर्वज जो हैं तो ये हमें बताती है, क्योंकि पहले हमारी टेल थी, अब वो हमारी जैसे हम यूज़ करना बंद कर दिया गया तो वो टेल ख़त्म हो गई, तो अपेंडिक्स उसका जो होता है क्या देता है, एक एविडेंस देता है। लीवर होता है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस का क्या काम होता है, जो भी खाना आता है ईसोफेगस से ट्रैवल करके स्टोमक में आता है। पैनक्रियाज होती है, लीवर होता है, ये सारी चीज़ें आपको ही रहती हैं। मैं आपको बता दूँ ये डायग्राम आपको बहुत जल्दी फास्टली आपको बनाना सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है अपने एग्ज़ाम में बना पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में। कुछ फिजिक्स के डायग्राम भी देख लेते हैं हम। जैसा आपको पता है अगर हम एक प्रिज्म है उससे वाइट लाइट निकालेंगे तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। अगर हम एक और इधर पे क्या कर दें, एक और प्रिज्म को रख दें ऐसे, और इससे ही जब ये पूरी लाइट निकलेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा हो, अगर आपने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ी हो या आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इसमें क्या कहते हैं, जो लाइन जो फॉर एग्जांपल ये जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, फॉर एग्जांपल मिरर है,
तो कोई भी लाइट आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो वो रे आ रही है, वो रे आएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करी चली जाएगी, मतलब वापस मुड़ जाएगी वो, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। बीच में इसके लाइन खिंचती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये इमेजिनरी लाइन रहती है, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है ना, वो एक दूसरे से इक्वल होता है। तो हम ये कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने 3 लॉज पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही सरफेस पे रहती है, एक ही साइड सरफेस के। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी। तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लिखने के लिए यार आप उसमें ये डायग्राम बना दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है लंग्स से हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसके बारे में ये जो है डायग्राम दिया हुआ है। आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के लिए भी, और आपको क्लोज सर्किट जो होता है प्रॉपर, उसको ये बनाने में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपसे कोई ओम्स लॉ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है या आपसे कुछ भी पूछा जाता है क्लोज सर्किट की या ओपनिंग सर्किट के बारे में, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर कुछ डायग्राम्स होते हैं, आप कुछ प्ले कर सकते हैं ज्योमेट्री के साथ। जैसे अभी तो हम किसके साथ नॉर्मली हम देख रहे थे जो डायग्राम्स हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता है फर्स्ट, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशंस होते हैं, हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं हम उसको। सेकंड लॉ होता है जिसका फॉर्मूला F=ma होता है, और थर्ड फार्मूला होता है इक्वल एंड अपोजिट। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। तो हम इसको ऐसे प्ले भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा लिखने के लिए आता है, और जबकि एक बार ये एग्जाम में आया भी है, तो आप कुछ सर्किल के साथ ऐसे प्ले कर देंगे तो ये ऐसा अच्छा लगेगा। ये ऑल मैटर के ऊपर यूज़ होता है, सब चीज़ों के ऊपर ये यूज़ होता है। सेम चीज़ एनर्जीज़ के बारे में अगर हम बात करें, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक पॉइंट लिख दीजिए, स्टोरेज एनर्जी कहलाती है ये। काइनेटिक एनर्जी की मतलब मोशन में होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हम बोलते नहीं, हाँ अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो भी चीज़ चल रही है उसको, कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K=12 mv², और इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जाती, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप वही लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक दूसरे की एनर्जी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ और भी ऐसे आइडियाज़ दिखते हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आप प्ले कर सकते हैं ऐसे ज्योमेट्री की शेप के साथ, तो आप वो भी प्ले कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो आपको एकदम, ये तो डायग्राम करके ही जाना है आपके लिए। और अगर आपको कुछ और डायग्राम्स भी लगते हैं आप वो भी कर लेना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ईयर हो गया, तो आप उसका डायग्राम भी कर सकते हैं। अब हम केमिस्ट्री के बारे में भी बात कर ले, तो केमिस्ट्री में आपको पता है एटम के बारे में। तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो जो बाहर का जो ये है, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जो भरे हुए हैं। अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और न्यूट्रॉन रहेगा, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं अगर एटम के बारे में कोई कुछ पूछे। साउंड वेव के बारे में अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप ये चीज़ बना सकते हैं साउंड वेव के बारे में। ये जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, ये है टाइम वाला, ये है ऊपर डेंसिटी का जा रहा है, ठीक है। और ये जो है 1 साइकिल कंप्लीट हुई है, तो इसको हम टाइम पीरियड बोल लेंगे। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। तो ये चीज़ भी आप साउंड वेव्स में जाके बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फ्लो चार्ट्स, जैसे आप देखेंगे तो आपको कुछ और भी आइडिया लग जाएगा। और कुछ फ्लो चार्ट्स ये हैं जो है आप अपने डायरी में, आपके नोट्स में बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा है, तो प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 तरीके, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट भी 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम सिंपल की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एनस्कैलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब मैं बता दूं परमानेंट क्या होते हैं, जो क्या परमानेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कभी भी एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट पता है आपको, हमेशा थ्रू आउट डिवाइड करती रहती हैं, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक 3 जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, 3 जगहों पे प्रेजेंट रहते हैं। एक हाइट बढ़ाएगा, एक आपकी जो है ब्रेथ बढ़ाएगा, ऐसे रहते हैं, इनको डिवाइड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं परमानेंट, मतलब जो क्या है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उनमें 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो होती है एक तरीके के
टिश्यू से बने होते हैं। उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा मतलब एक ही तरीके के टिश्यू से बने हुए हैं। और कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक से ज़्यादा टिश्यू से बने हुए होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से ये बने होते हैं, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये भी आप रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या फॉर्मूला होता है। तो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला होता है CO2 + H2O C6H12O6 + O2। ये सारी चीज़ें हमें देता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, असेमिलेशन होता है, डिफेक्शन होता है। तो अगर आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया, और ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लिख देंगे, या आपके पास आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है और डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की 4-5 ऐसे फ्लो चार्ट में आप फ्लो डायग्राम बना देंगे तो वो भी सही रहेगा। फिर हमने पढ़ा है कि 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। एनिमिलिया में सारे एनिमल्स रखे जाते हैं, प्लांटी में प्लांट रखे जाते हैं, फंगी में फंगी रखे जाते हैं। तो आपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ा हुआ है। आप ये कुछ फ्लो डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे कंसोलिडेट करके मैंने ये लिख लिया आपसे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे। अगर आपको कुछ और डायग्राम्स लगते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ह्यूमन ईयर के बारे में हो गया, अगर आपका डायग्राम था वो भी बना सकते हैं। फ्लावर के पार्ट्स होते हैं तो आप उसके बारे में बना सकते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के, अगर आप एक बार देखना चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये कुछ है, ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आप साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसमें नोट में साथ में अपने कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ डायग्राम आप देख के जाइए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे प्रेजेंटेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको जो है प्ले विथ, आप कुछ ज्योमेट्रिक शेप के साथ भी प्ले कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने सर्कल के साथ जो है अभी प्ले किया था, ये सर्कल के साथ कुछ हमने प्ले कर लिया। ये तो रियल डायग्राम ही थे। अब जैसे ये है ट्राइंगल है, तो अगर आप कुछ ट्राइंगल के साथ आप कुछ प्ले करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताना भूल गई फ्लो चार्ट में। एनिमल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू होते हैं, सिमिलरली एनिमल टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल जैसे ब्लड है तो वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू समझ में ही आ रहा है, जिससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, और एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। नर्व टिश्यू जैसा हमने अभी बात की, मैंने आपको बताया था, ये जो क्या है हमारे नर्व सिस्टम पे क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो नर्व टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो क्या करता है, आउटर कवरिंग होती है जो हमारे क्या है बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एपिथेलियल टिश्यू जैसे हो गया स्किन। मसल हो गए, मसल्स जो होते हैं हमारे, मस्कुलर टिश्यू भी होते हैं हमारे अंदर। तो डिफरेंट टाइप से 4 जो होते हैं एनिमल टिश्यू होते हैं। तो ये भी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको जो भी डाउट होते तो आप वो भी लिख के बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं बिना कोई झिझक के। इस चैनल पे आपको MPPSC से रिलेटेड आपको सारी टॉपिक्स कवर करे हुए मिल जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी सारी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।